ओके, तो लास्ट हमने ये जीएसटी वाला प्रॉब्लम किया था। आफ्टर दिस कमिंग टू इफ एलिफ एल्स। अभी तक क्या हो रहा था कि हम इफ और एल्स पे काम कर रहे थे। तो इफ और एल्स में ये था कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इफ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इफ सपोज ये फॉल्स हो जाती है तो एल्स का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। नाउ व्हाट इफ यू हैव मल्टीपल एक्सप्रेशंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब मल्टीपल एक्सप्रेशंस में क्या आया, जैसे 20,000 की अभी तक की रेंज दी हुई थी, ठीक है। अब ये था कि लेस देन या इक्वल टू 20,000। नाउ अब हम कह रहे हैं कि 20,000 वन से लेके 20,001 से लेके 50,000 तक, ठीक है। इतने पे कितना डिस्काउंट लग रहा था, इतने पे लग रहा था 10%। तो सपोज 50,000 तक पे लगेगा 15%, ठीक है। उसके बाद फिर 50,000 टू 50,001 से लेके 70,000 तक सपोज आपका लगता है 20%। एंड 70,000 एंड अबव, 70,000 अबव मतलब हुआ कि 70,001, ठीक है, क्योंकि हम इक्वल टू नहीं लगा रहे हैं। तो 70,001 से उससे बड़ी कोई भी वैल्यू, तो उस पे होगा सपोज 30%, ठीक है। तो जब इस टाइप के स्लैब कोई दे दिया जाए, जैसे आपकी टैक्स स्लैब होती है, तो उस टाइप का अगर कोई स्लैब दे दिया और इतने सारे एक्सप्रेशन, अभी तक तो हमने सिर्फ इफ का ये बस चेक कराया था पुराने प्रोग्राम में। अगर हम देखें तो हमने सिर्फ ये इफ पे बस एक कंडीशन लगा दी थी। बट व्हाट इफ कि अगर हमको कई मल्टीपल कंडीशंस दे दी हों, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देन वी यूज एलिफ। तो उसमें एलिफ हमारी हेल्प करता है। एलिफ मतलब होता है एल्स इफ, एलिफ इज शॉर्ट फॉर एल्स इफ। सो इट अलाउज अस टू चेक फॉर मल्टीपल एक्सप्रेशंस, कि जब आपके एक्सप्रेशन कंडीशंस, कई कंडीशंस हो जाती है, मल्टीपल कंडीशंस हो जाती हैं, मल्टीपल एक्सप्रेशंस हो जाते हैं, तो इट अलाउज अस टू चेक मल्टीपल एक्सप्रेशन। इफ द कंडीशन ऑफ इफ इज फॉल्स, अगर इफ की कंडीशन फॉल्स है तो इट चेक्स अनदर कंडीशन ऑफ द नेक्स्ट एलिफ ब्लॉक। तो वो अगले ही एलिफ ब्लॉक की कंडीशन को चेक करेगा। एंड अगर सपोज ये भी फॉल्स हो जाती है तो उसके बाद भी एक एलिफ लगा होगा। बट एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि पूरे के पूरे उसमें एक ही इफ और एक ही एल्स हो सकता है, एलिफ कई हो सकता है, बट इफ और एल्स एक ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि दो इफ की कंडीशन लग गई या दो एल्स की कंडीशन लग गई, नहीं, इफ और एल्स एक ही रहेंगे, एलिफ आप कितने भी लगा सकते हैं। सो इफ ऑल द कंडीशंस आर फॉल्स, की मतलब इफ की भी फॉल्स है, एलिफ की भी फॉल्स है, तो एल्स एग्जीक्यूट होगा। देन only one block among the several if elif else is executed according to the conditions। केवल एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर if की कंडीशन है तो सिर्फ बस यही एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद सबसे बाहर आ जाएंगे, इन सारे चीजों से बाहर आ जाएंगे। इफ सपोज एनी ऑफ द एलिफ, ठीक है, पांच छह एलिफ है, उसमें से एक एलिफ भी सही हो गया तो हम तुरंत उससे बाहर निकल आएंगे उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद, ठीक है। तो इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, तो एक टेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है आपका अगर ट्रू है तो उसके अंडर के स्टेटमेंट आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अब क्लियर है। यस चाहिए। तो अगर ये एक टेक्स्ट एक्सप्रेशन है या कंडीशन है, एक कंडीशन है, अगर वो ट्रू होती है तो हम उसके अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद सीधा बाहर आ जाएंगे और इफ के पूरे ब्लॉक, ये जो इफ का पूरा ब्लॉक है, इसके नीचे जो स्टेटमेंट्स होंगे उनको हम एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे। देन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर हम क्या करेंगे, अगली जो एलिफ की फिर कंडीशन है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अगर वो सही हो जाती है फिर वही सिमिलर चीज, अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो उसके अगली एलिफ जो होगी वो, इफ सपोज ये तीनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो फिर हम एल्स को एग्जीक्यूट करेंगे और फिर उसके नीचे के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल नाउ वी हैव अ प्रोग्राम फॉर लाइक कैलकुलेटर, ठीक है। अब ये कैलकुलेटर का प्रोग्राम है।
तो हम क्या कर रहे हैं, इसको रन करके दिखाते हैं। नाउ कह रहा है एंटर चॉइस, तो 1 से लेके 4 तक यहाँ पे है, तो हम चॉइस जो है सपोज 3 डालते हैं, हमको मल्टीप्लाई करना है। सो वी हैव डन इनपुट 3, एंटर द फर्स्ट नंबर, सपोज 12, 12 इंटू 3 करना है हमें। सो वी गेट द प्रोडक्ट एज 36। तो ये हमारा मल्टीप्लाई का ऑपरेशन हो गया। अब कैसे हुआ, सिंपली हमने क्या किया कि ये सारी चीजें बस ऐसे, ऐसा नहीं है कि हमने इसको लिखा इसकी वजह से प्रोग्राम ऐसा चल रहा है, नहीं, ये हमने सिर्फ दिखाने के लिए कि क्योंकि यूजर जो है ना, एंड यूजर को हम हमेशा ये समझते हैं कि उसे नहीं पता है चीजें, ठीक है। तो अगर आप ये कैलकुलेटर किसी को दिखाएंगे, जब तक आप प्लस का साइन नहीं बनाएंगे, जैसे सपोज एक इस पे भी कैलकुलेटर है, ठीक है। अब ये कैलकुलेटर अगर ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस का साइन नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा यूजर को कि करना क्या है। तो उसी के लिए हमने यहाँ पे सारी चीजें दे दी। आफ्टर दैट जब हमने चॉइस को इनपुट कराया, ठीक है, एंटर चॉइस, अब 1 से लेके 4 तक की हम रेंज दे रहे हैं, 1 to 4। तो क्या होगा, फिर उसके बाद कह रहा है ए एंटर करिए, तो एंटर फर्स्ट नंबर, हमने 12 एंटर किया। फिर कह रहा है बी एंटर सेकंड नंबर, हमने बी एंटर किया। और चॉइस हमने दी 3, ठीक है, तो चॉइस की वैल्यू हो चुकी है 3। तो अब हम पहले इफ में आएंगे, तो चॉइस की वैल्यू 3 है, क्या 3 1 के बराबर है, बिकॉज यू कैन सी डबल इक्वालिटी साइन लगा है, तो हम इक्वालिटी चेक कर रहे हैं। तो क्या 3 1 के बराबर है, तो नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम ये इफ के नीचे एलिफ पे आ गए अगले। फिर यहाँ पे क्या 3 इज इक्वल टू 2, क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं, फॉल्स है, तो हम फिर अगले नीचे पे आ गए। अब यहाँ क्या 3 इज इक्वल टू 3, तो हाँ कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। तो हमने क्या किया कि c इज इक्वल टू ए इंटू बी कर दिया, तो a हमारा 12 था, b हमारा 3 था, तो 12 3 जा 36, तो 36 हमारा c में आ गया। उसके बाद हमने प्रोडक्ट इज इक्वल टू हमने करके प्रिंट करा दिया c को, तो क्या हुआ, हमारा 36 प्रिंट हो गया। फिर इफ सपोज कि हम इस प्रोग्राम को अगर रन करा रहे हैं एंड हमने यहाँ पे 5 डाल दिया, ठीक, अब फर्स्ट नंबर 2 और 6 कुछ भी ले लिया, तो अब कह रहा है इनवैलिड चॉइस, क्यों, क्योंकि वो हमारी चॉइस में लिस्टेड ही नहीं है, ठीक है। तो हमने एक जो चॉइस दिया, तो हम इसकी जगह पे हम क्या किए, हमने एल्स वाला ये एग्जीक्यूट हुआ, क्यों, क्योंकि जब ना 5 की इन सारी ये सारी कंडीशन फॉल्स हैं, तो दैट मीन्स कि चॉइस हमारी गलत है, तो ये हमको इनवैलिड चॉइस दे रहा है। बट इसका मतलब इससे कुछ नहीं है, ठीक है, इससे प्रिंट से कोई लेना देना नहीं है। सपोज मैं एक यहाँ पे 5 करके बना भी देता हूँ, सपोज 5 पे मैंने लिख दिया कि रिमाइंडर, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस व्हेन आई एम डूइंग दिस रिमाइंडर, आई एम सेविंग इट एंड रनिंग इट। Now here we can see when we are entering 5 now, then too it will say invalid choice. Now also it is saying invalid choice because for that 5 we haven't assigned anything. So for assigning that, if suppose I want to assign for remainder, so I'll be assigning one more elif choice is equal to 5 colon c is equal to a modulus b. After that print remainder is equal to comma c. Now when we'll save it and run it, now it is saying enter choice. Now when we'll enter 5, so first number we are taking as 10, the other number we are taking as 5. Now we can see remainder is 0. जब 5 10 divided by 5 करेंगे तो हमको रिमाइंडर 0 मिलेगा, so we are getting now remainder 0. अब if elif else clear है? अरे ओके, प्रोग्राम कैसे यस आया? सर। ये प्रोग्राम क्या बेटा, सही से आप कैसे करेंगे? क्या कैसे करेंगे,
याद। याद इसमें बेटा रटने उठने वाले हो गया तुम। ऐसे ये सब चीजें अपने दिमाग से आप लोग निकाल दो कि इसको कुछ याद करने वाली चीज है। अब सपोज कि अब यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। नाउ वी हैव टू मेक अ प्रोग्राम। अब हमें खुद से प्रोग्राम बनाना है। आई एम सेइंग कि अब आप प्रोग्राम बनाओ। अब आप जो बोलोगे मैं उस हिसाब से प्रोग्रामिंग करूंगा, ना कहीं कोड है ना कुछ। अब आप मुझे बताओ कि एक मुझे कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है। तो एक कैलकुलेटर डिजाइन करना है, तो सबसे पहले हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? आई विल आस्क इंडिविजुअली। आकर्ष, अनम्यूट योरसेल्फ। आज प्रोग्रामिंग तुम लोग को अलग तरीके से आता है। हाँ आकर्ष, इफ सपोज अस यस टू सर। मेक अ कैलकुलेटर, तो सबसे पहली लॉजिक क्या होनी चाहिए हमारी? बोलो। लो ये ब्लैंक है। अमीशा। यस सर, तो सबसे पहले सर तो हम लोग को यूजर, जो भी यूजर होगा उसके इजी करने के लिए उस सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि कैलकुलेटर बना रहे हैं तो उसमें हम लोग किस ऑपरेटर का यूज करें। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, करेक्ट। क्या क्या उसमें है। करेक्ट, तो उसके लिए हमने क्या किया कि प्रिंट स्टेटमेंट हम लगाएंगे। तो प्रिंट हमने यूज किया। एंड उसके बाद हमने बताया कि सपोज कैलकुलेटर को थोड़ा अच्छे से डिजाइन कर देते हैं, तो हमने कुछ डैशेस प्रिंट कराए, ठीक है। और इन डैशेस को मल्टीप्लाई बाय 40 कर दिया, ठीक है। थोड़ा डिजाइनिंग दे रहे हैं कैलकुलेटर को अपने। फिर उसके बाद हमने लिखा प्रिंट कैलकुलेटर। फिर हमने क्या किया, सर अगर आपने लिख दिया प्रिंट कैलकुलेटर, तो सर जो प्रिंट होगा वो कैलकुलेटर की तरह काम करेगा। नहीं बेटा, कैलकुलेटर लिखने से थोड़ी ना कैलकुलेटर काम करेगा। ये तो बस एक प्रिंट स्टेटमेंट, हम डिजाइन बना रहे हैं ना। अब देखो इतने की डिजाइन क्या आती है, हम सेव कर रहे हैं और इसको रन करा दे रहे हैं। लो हमने रन कराया, अब क्या है इसमें? क्या कैलकुलेटर जैसा है? कुछ नहीं है, बस कैलकुलेटर लिखा हुआ आ रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि ये कैलकुलेटर जो किनारे लिखा है थोड़ा बीच में आ जाए। तो ये सब आपके लॉजिक्स पे। अब हम क्या करेंगे, दो टैब दे देंगे, बैक स्लैश टी। दो टैब दे दिया हमने, सेव कर दिया। अब हम रन कराते हैं। हमने रन कराया तो देखिए पहले कैलकुलेटर ऐसे आ रहा था, बीच में आ रहा है। मतलब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में कैलकुलेटर हमारा। मीन्स डिजाइन, कैलकुलेटर ने डिजाइन। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसके नीचे अब चीजें आए, कि ऑप्शंस आए कि आपको ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है। तो हम सिंपली प्रिंट प्रिंट पहले नंबर पे आप एडिशन करोगे, मतलब 1 दबाओगे तो एडिशन होगा। ये आप बस यूजर को बता रहे हो, उसको नहीं पता कि 1 से क्या हो रहा है। आप ये समझो कि आप डेवलपर हो और आप जिसके लिए बना रहे हो उसको प्रोग्रामिंग आती ही नहीं है, उसको प्रोग्रामिंग से कोई लेना देना नहीं, उसको बस एडिशन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन यही सब करना है, ठीक है। तो ये सर कोडिंग, हाँ। तो सर 1 पॉइंट एडिशन लिखेंगे। अरे भैया कुछ लिख दो, डैश लगा लो। इतना सड़ा सड़ा सवाल मतलब? अरे कुछ भी कर लो, जो तुमको डिजाइन, कोलन लगा लो। 1 से मतलब कि ये, या लिख सकते हो चूज 1 फॉर एडिशन, ऐसे भी लिख सकते हो। चूज 1 फॉर एडिशन, और ज्यादा सिंपल में समझाना है तो कि चूज 1 फॉर एडिशन। मतलब जो भी करना है वो कर सकते हो। हमने तो सिर्फ ये एक एग्जाम्पल है बेटा, हमने कोलन लगा दिया, लो डॉट नहीं लगाए। फिर उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमको टू सब्ट्रैक्शन, या आपको ये भी एडिशन भी नहीं देना है, आप प्लस साइन दे सकते हो, प्लस माइनस। फिर उसके बाद प्रिंट 3 पे मल्टीप्लाई।
आपको लगता है आपका यूजर ऐसे प्लस माइनस से समझता है, तो आप प्लस माइनस से उसको समझा सकते हो। फोर पे आपका डिवाइड, इस तरह से बना दिया। नाउ अब अगली लॉजिक क्या आएगी, अब एक सेकेंड, निकिता सर इंटर चॉइस। अब हम चॉइस एंटर कराएंगे ताकि जो है हम सिलेक्शन कर पाए कि हमको क्या ऑपरेशन यूज करना है। तो चॉइस को हमने सी एच ले लिया, सी एच इज इक्वल टू इनपुट आई एन टी इनपुट, इनपुट एंटर एंटर द नंबर अब देखो सिद्धार्थ, हम यूजर को और इजीली समझाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एंटर द नंबर करस्पॉन्डिंग टू द सिंबल टू परफॉर्म द ऑपरेशन। तो उसको बता रहे कि ऐसे करना है। ऑब्वियस सी बात है, यूजर को बताएंगे नहीं तो उसको पता क्या चलेगा क्या करना है इसमें। ठीक है, अब ये हमने कर दिया। आफ्टर दिस आफ्टर दिस अगला आदित्य। यस सर। हाँ, अब क्या होगा? सर हम लोग सिंबल्स के लिए की नंबर्स पुट करेंगे कि जब वो एंटर करे यूजर नंबर तो वो मल्टीप्लाई होकर दिखा दे। सिर्फ मल्टीप्लाई ही होगा? मतलब सॉरी, मतलब जो भी ऑपरेशंस जो वो चूज करना चाहे वो। तो दैट मीन्स हम दो नंबर के लिए इनपुट वेरिएबल लें, तो दो नंबर यस सर। इनपुट वेरिएबल, सपोज हमने एक ए ले लिया, तो ए इज इक्वल टू आई एन टी। ऐसे नहीं हो सकता कि अगर सपोज करिए जरूरी नहीं है वो सिर्फ होल नंबर डाले, हो सकता है वो पॉइंट में नंबर डाल दे, और लेकिन अगर मैं वो कि कुछ पता ना हो कि वो होल नंबर डालेगा या पॉइंट में तो सर नंबर फिर फ्लोट डालेगा। लग जाएगा ना? फ्लोट लगा दो, तो वो नहीं होल फ्लोट तो लगेगा, डालेगा। लेकिन फ्लोट, अरे तो फ्लोट में भी आप होल नंबर डाल सकते हैं हम लोग। और क्या, दिखाते हैं अभी करके। अच्छा। फ्लोट ले लो इसको, एंटर फर्स्ट नंबर, वो आप जो भी होल नंबर डालोगे, सपोज आपने 2 डाला तो उसको 2.0 में कन्वर्ट कर लेगा। वो अपने आप हो जाएगा सर, हमको लिखना पड़ेगा? अपने आप बेटा, वो टाइप कास्टिंग इसी को तो कहते हैं। जब हरी सर ने आपको पढ़ाया होगा टाइप कास्टिंग, तो उसमें यही तो था, एंटर सेकेंड नंबर। अब एक एंटर फर्स्ट नंबर कर दिया, एक एंटर सेकेंड नंबर कर दिया। अब उसके बाद आते हैं यशस्वी। यशस्वी, यस सर। हाँ, अब क्या करेंगे? सर अब आगे के सर इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करके या सर कोई सीक्वेंस स्टेटमेंट यूज करके आगे सपोज आगे हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि नंबर कौन उन्होंने ए बी जो भी यूजर ने नंबर इनपुट किया है उसके साथ वो ऑपरेशन हो जाए। करेक्ट। तो उसके लिए हम इफ लगाएंगे, सॉरी इफ, अब इसमें कंडीशन डाल देते हैं, सी एच इज डबल इक्वल टू 1। अगर सी एच डबल इक्वल टू 1 है तो आप क्या करिए, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्यों? क्योंकि हमने 1 पे एडिशन हम करवा रहे हैं। ठीक है, सपोज हम इसको कुछ भी इंटरचेंज कर देते हैं, अगर ऊपर माइनस कर देते तो हम यहाँ पे माइनस लगाते हैं। देन आफ्टर दैट प्रिंट सम
इज इक्वल टू कॉमा सी। अब उसके बाद हमने क्या किया, अब हम एलिफ लगाएंगे। एलिफ की स्टेटमेंट है, अब हम चॉइस को 2 कर देंगे, अगर 2 होता है तो अब हम माइनस कर देंगे और सम की जगह कर देंगे डिफरेंस इज इक्वल टू इतना। फिर हम क्या करेंगे, अब हम एक और एलिफ लगाए और चॉइस को हम 3 कर देंगे और यहाँ पे हमारा 3 पे मल्टीप्लिकेशन है तो हम मल्टीप्लिकेशन का लगा देंगे और डिफरेंस की जगह लिख देंगे प्रोडक्ट। फिर उसके बाद अब डिवीजन है तो हम एक और एलिफ लगाएंगे और 4th पे है डिवीजन तो हम इस पे डिवीजन लगा देंगे और इसको कर देंगे कोशिएंट। फिर उसके बाद अब हम एक एल्स स्टेटमेंट लेंगे। सपोज 1 2 3 4 के अलावा अगर उसने कुछ डाल दिया तो हम एल्स कोलन प्रिंट, हम यहाँ प्रिंट करा सकते हैं प्लीज एंटर करेक्ट चॉइस, योर चॉइस इज इनवैलिड, प्लीज एंटर करेक्ट चॉइस। जो भी हम मैसेज दिखाना चाहते हैं उसे वो हमने दिखा दिया। अब हमने इसको सेव किया, रन करा दिए। अब देखिए थोड़ा सा कुछ अच्छे तरीके से आ रहा है अब कैलकुलेटर। अब हमने क्या किया, एंटर नंबर करस्पॉन्डिंग टू दी सिंबल टू परफॉर्म द ऑपरेशन, तो नंबर है 1, सपोज हमने 1 कर दिया। हाँ सर बेटा, हमें ये चीज फॉर्मेट याद करने की पहले हमें डाल देना है कि कैसे एडिशन करना है, फिर उसको प्रिंट आगे करवा देना है कि जब जैसे कि अगर वो चाह रहा है कि a + b तो आप फिर जैसे हमने प्रिंट लिखा तो वही वहाँ लिख देना है ना सर। हाँ ठीक है सर। अब एंटर द फर्स्ट नंबर, सपोज 2 किया, फिर 2 किया सेकेंड नंबर भी, तो अभी आ गया हमारा सम 4.0। अब आ रहा है आंसर, क्यों? क्योंकि ये 2.0 में टाइप कास्ट हो चुका है, यहाँ पे फ्लोट है तो ये हमारा टाइप कास्ट होके ये हो गया। अब व्हाट इफ की सपोज हम अब डेसिमल वैल्यूज एंटर कराते हैं, सपोज हमें नहीं पता, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि हमें नहीं पता सपोज कि यूजर डेसिमल में भी तो करा सकता है हमारा, तो सपोज हम इसे फिर से रन कराते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, चॉइस हमने लिया सपोज 3 ले रहे हैं। अब हमको देखना है कि 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना होता है, तो ये देख सकते हैं कि 4.5 आ रहा है हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम फ्लोट का यूज करके हम डेसिमल वैल्यूज भी इनपुट करा सकते हैं। क्लियर है? अब समझ में आया कि प्रोग्राम को याद नहीं करना है, उसको अपनी लॉजिक से बनाना है। ठीक है, पहले कैलकुलेटर हमारा एकदम साधारण सा दिख रहा था, अब थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। सपोज आपको इसके नीचे कैलकुलेटर एंड होने के लिए कुछ एक चाहिए, या मैसेज देख लिए बहुत लंबा निकल रहा है, तो हम सीधा एंटर द नंबर या एंटर योर चॉइस टू परफॉर्म द ऑपरेशन। ये थोड़ा छोटा कर दिए। अब लास्ट में हम थोड़ा सा टैब्स और लगा देते हैं, उससे क्या होगा, एंडिंग समझ में आ जाएगी। अब रन कराते हैं, यहाँ पे एंटर चॉइस टू परफॉर्म द ऑपरेशन, सपोज हमने किया 2 माइनस कर रहे हैं, तो 3.8 में से हमने 3 माइनस कर दिया, तो डिफरेंस आया ये। ठीक है, तो और ये हमारा थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है, तो इसको आपको याद वाद करने की ज़रूरत नहीं है कुछ। ठीक है, ये सिंपली आपको अपनी लॉजिक के हिसाब से कि प्रोग्राम कह क्या रहा है, तो आप पहला स्टेप क्या करेंगे, उसके बाद क्या होगा, ये इस तरीके से प्रोग्राम बनाया जाता है। रटना वटना कुछ नहीं है प्रोग्राम, इसीलिए मैंने शुरुआत से एम्फेसाइज किया है कि आप लोग लॉजिक पे ध्यान दीजिए, ना कि रटने पे। आपने 10th तक रट वट के दे लिया एग्जाम, ठीक है, अच्छी बात है, बट अब से आप जो भी पढ़ाई करेंगे, चाहे फिजिक्स करिए, चाहे केमिस्ट्री करिए, चाहे बायो, चाहे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, कुछ भी, इट्स टोटली दी स्टडी ऑफ नेचर।
ये आप लोग जान लो। मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट के बात कर रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए ये रटने वाला चीज निकाल दो। कभी भी आपको कोई चीज समझनी हो तो समझने का एक मतलब मूल मंत्र बता देता हूँ। आप उसको एनवायरनमेंट से रिलेट करके पढ़ लो, अपने नेचर से रिलेट करके पढ़ लो। फॉर एग्जाम्पल जैसे है मैथमेटिक्स, ठीक है। अब मैथ्स जो है वो हम कहें कि ये कैसे रिलेटेड टू नेचर है, मैथ्स कैसे नेचर से रिलेटेड है, तो मैथ्स क्यों नहीं। अगर सपोज आपको पेड़ की काउंटिंग करनी, कितने पेड़ हैं आपके अगल बगल, तो आप तो काउंट ही करोगे ना, 1 2 3 4, हाँ 10 पेड़ है मेरे पास घर के अगल बगल। या सपोज आपको स्टार्स काउंट करने हैं रात को, तो काउंटिंग में भी आप नेचर से देखिए आप काउंटिंग ही सीख रहे हो। देन आफ्टर दैट सपोज फिजिक्स। अब फिजिक्स कैसे रिलेटेड है आपके स्टडीज से, नेचर से कैसे रिलेटेड है, तो आपने क्या किया, आप रे ऑप्टिक्स पढ़ लो। सपोज आपने ऑप्टिक्स एक चैप्टर पढ़े, तो अब उसमें लाइट निकल रही है, अब वो लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, किस चीज के लगने की वजह से शीशा जैसे अगर लगा है तो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, तो आप रोज शीशे में चेहरा देखते हो तो वो रिफ्लेक्शन वापस आ रहा है। इस तरीके से जब आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ रहे हो रिफ्लेक्शन, तो ये सारा चीज आपके दिमाग में घूमना चाहिए कि हाँ शीशे के सामने खड़े हो रहे हैं तो हमारा जो चेहरे का एक एक पॉइंट से जो रे है वो जा रही है, शीशे पे टकरा रही है तो वो वापस आ रही है, ठीक है। और यही आप अंधेरे में अपने आप को शीशे में देखोगे, बिल्कुल अंधेरे में तो कुछ नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि लाइट ही नहीं है जो कि आपके फेस से लेकर शीशे तक ट्रेवल करे, वो लाइट ही नहीं है। तो ये सारी चीजें कुछ इस तरह से हमेशा तैयारी की जाती है। प्लस बायोलॉजी, अगर आप कहें कि बायोलॉजी कैसे नेचर से रिलेटेड है, तो लिविंग थिंग्स जो प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में वो बायोलॉजी है, ठीक है। केमिस्ट्री कैसे, कॉम्पोजिशन क्या है उन सारे क्रीचर्स का, या कोई भी एलिमेंट है या कुछ भी, ये पत्थर ही क्यों ना पड़ा हो तो उसका कॉम्पोजिशन क्या है, बना किस चीज से, पानी है, बना किस चीज से, केमिस्ट्री हो गई। तो जब आप केमिस्ट्री पढ़ लो तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ ग्लूकोज अगर टूट रहा है तो ग्लूकोज CH3 इस तरह से टूटेगा, तो दिमाग में चलना चाहिए ये केमिस्ट्री कि हाँ नेचर में इस तरीके से टूटा होगा या इस तरह का कोई फर्मेंटेशन होता है। देन उसके बाद सपोज आप कहेंगे अब हिस्ट्री कैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो हमारे एनवायरनमेंट में पास्ट में क्या हुआ उसको जानने के लिए हिस्ट्री है। ज्योग्राफी क्या है कि हाँ आप सूरज देख रहे हैं, वेदर चल रहा है, वेदर बारिश हो रही है कि धूप निकलेगी कि ठंडी पड़ेगी गर्मी होगी, वेदर के बारे में जानकारी, सब कुछ नेचर है। तो आप जब कभी भी पढ़ाई करो सब कुछ नेचर से रिलेट करके पढ़ो। जब ऐसे पढ़ाई करोगे जीवन भर वो चीज याद रहेगी। आज भी मुझे क्लास 3rd की पोयम याद है, क्लास 5th के दोहे याद हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बैठ के रट रहे थे, जब उनको पढ़ रहे थे ना तो समझ रहे थे। समझी हुई चीज जीवन भर याद रहेगी, रटने वाली चीज आपने आज रटा कल पेपर में वॉमिट कर दी, वॉमिट करने के बाद खत्म। जैसे खाना हजम नहीं होता आपका वॉमिट किया हुआ खाना, ऐसा तो नहीं कि वो आपके शरीर में लग जाए, क्यों? क्योंकि आपने वॉमिट कर दिया। तो उसी तरह रटा हुआ ज्ञान आपको कोई यूजफुलनेस नहीं देगा, कभी भी नहीं। यह हमेशा ध्यान रखना। समझ के पढ़ोगे जीवन भर वो दिमाग में रहेगी, समझ के नहीं पढ़ोगे 2 मिनट के अंदर आउट हो जाएगी। आप पेपर के एक दिन पहले पढ़ोगे, पेपर के अगले दिन लिख दोगे, खत्म कहानी। आप आज इसको पढ़ रहे हो इस टॉपिक को, आप 10 साल बाद भी इस टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको ये आना चाहिए। ये होता है आपका समझना। बात मेरी समझ में आ रही सभी को? यस सर। अब से पढ़ाई आप लोग इसी तरीके से करो, कोई रटने वाली चीज नहीं। आपको प्रोग्राम में कहीं कुछ ना समझ में आए, कुछ भी ना समझ में आए, मैंने 10 बार बोला है, हजारों बार बोल रहा हूं, तब कभी भी ना समझ में आए कोई भी स्टेप तुरंत रोक के पूछो। ये नहीं कि हाँ कोई नहीं पूछ रहा है हम पूछ लेंगे तो मेरा सर नीचे हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जो हंस रहा है हंसने दो, वो कल को अभी अपने ऊपर हंस रहा है, बाद में जब रिजल्ट आएगा तब भी अपने ही ऊपर हंसेगा और फिर अपने ऊपर रोएगा। वो तुम्हारे लिए ना हंसेगा ना तुम्हारे लिए रोएगा। तो किसी के लिए ये सोच के कभी भी आप लोग ये काम नहीं करेंगे। आपको प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आ रहा, कोई एक स्टेप नहीं समझ में आया, सर ये स्टेप कैसे हुआ, इसमें क्या हो रहा है, आप ये सब सवाल पूछो। मैं क्यों हूं यहाँ पे, आपको ये सब आंसर बताने के लिए ना। ये थोड़ी नहीं कि हमने यहाँ पढ़ाया आपने चुपचाप पढ़ा, घर पे गए आराम से बैठ के किताब बंद किया, अगले दिन फिर हाँ क्लास लेनी है बैठ गए कंप्यूटर के सामने। ऐसे पढ़ाई नहीं होगी। आपने जो ये सब्जेक्ट ऑप्ट किया बहुत ही लॉजिकल सब्जेक्ट है। ये आपके फिजिकल एजुकेशन की तरह नहीं है कि हड्डी कितनी है, एक हड्डी टूटी जोड़ना कैसे है, दौड़ने से स्टेमिना बढ़ेगा, इतना वो सिंपल नहीं है। ये लॉजिक वाला सब्जेक्ट है। आपके अंदर अगर ये लॉजिक आ गई, आई एम टेलिंग यू,
wherever you go in the world, पूरी दुनिया में कहीं चले जाओगे, अगर ऐसी लॉजिक्स आपके दिमाग में रहेंगी, आपको प्रोसीजर क्या फॉलो करना होता है, हम गारंटी दे रहा हूँ ऑफिस आप जाओगे तो ऑफिस में आपको यही प्रोसीजर से आप काम भी करोगे, जरूरी नहीं है कि लॉजिक से प्रोग्राम ही बनाओगे। बोलो सिद्धार्थ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, आप डिफरेंस के बाद सी क्यों लिख दिए हैं? किसके बाद सी लिख दिए? सम लिखा है आपने, हाँ सम ये सी क्यों लिखा है यहाँ पे? ये बेटा ये सी नहीं लिखेंगे तो रिजल्ट कहाँ से आएगा, मतलब ये सी के अंदर रिजल्ट जा रहा है, ए प्लस बी का जो रिजल्ट है वो सी के अंदर गया। अब अगर हम केवल सम को प्रिंट करा दें, चलो हम उनको प्रिंट करके दिखाते हैं, हमने यहाँ सेव किया, ठीक है, अच्छी चीज है, जो भी ना समझ में आए तुरंत पूछो। हमने अब 1 लिया, ठीक है, चॉइस हमने 1 की, एडिशन करना है, एंटर द फर्स्ट नंबर, हमने फर्स्ट नंबर एंटर कराया सपोज 2, उसके बाद सेकंड नंबर एंटर कराया 3, अब हमारा सम ब्लैंक आ रहा है, आंसर आ ही नहीं रहा है। तो जब तक हम उसको कॉमा लगा के ये नहीं बताएंगे कौन सा वेरिएबल शो कराना है तब तक शो होगा नहीं। सपोज हम ये स्टेटमेंट ही ना लिखें, केवल सी लिखें, तो हमारा सिर्फ आंसर आएगा, उससे रेलेवेंट स्टेटमेंट नहीं आएगा। हम इसको भी रन करके दिखाते हैं। चॉइस हमने ली 1, एंटर फर्स्ट नंबर 2, फिर 5, अब देखिए आंसर तो आ रहा है लेकिन ये नहीं दिखा रहा कि सम है कि क्या है। बात समझ में आया? समझ गए, ये बताता है कि सम है कि नहीं है। हाँ, सम है कि नहीं है, नहीं, ये वेरिएबल है जो कि शो कर रहा है, उस प्रिंट में शो करेगा उस पर्टिकुलर आंसर को। अब सपोज मैं सम में सी की जगह ए लिख दूं, अब मैं सी की जगह ए लिख देता हूं, अब मैं रन कराता हूं, अब देखो क्या होता है। 1 किया, एंटर फर्स्ट नंबर, अब ध्यान देना फर्स्ट नंबर मैं 10 डाल रहा हूं, ठीक है, सेकंड नंबर 4 है, अब देखो सम इज इक्वल टू 10, अब आंसर गलत हो गया, सिर्फ क्यों? हमने यहाँ पे वेरिएबल गलत शो करा दिया। हम वेरिएबल क्या शो करा रहे हैं? ए, जो कि हमें शो कराना है सी, तो हमने सी शो कराया, जो भी जिसमें आंसर है आपका वो वेरिएबल शो करा दिए। अब हम एंटर करेंगे 1 4 8, ये देखिए आ गया 12। क्लियर है अब? यस सर। ओके, चलो फिर अब नेक्स्ट क्लास, ये होमवर्क है, इसको एक बार ट्राई करना, ठीक है, ये आपके पास मॉड्यूल्स में पढ़ा ही होगा, ये अगर होता है तो बताना, नहीं होता है तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।